जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक वीडियो बनाए थे। जो वीडियो था हम लोग का एक्चुअली हड़प्पा कालीन सामाजिक। वो वीडियो थोड़ा सा गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें कुछ त्रुटियां हुई हैं, तो हम लोग एक बार उसे फिर से देखते हैं। हड़प्पा कालीन सामाजिक राजनैतिक ढांचा। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने आज एक वीडियो बनाया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग इस बारे में कुछ चीजें हम लोग लिखते हुए चलेंगे। जैसे एक देखें कि हड़प्पाई जो समाज था ना, 3 वर्गों में विभाजित था। 3 वर्गों में हड़प्पाई समाज 3 वर्ग में विभाजित था। पहला वर्ग जो था, पहला वर्ग जो था विशिष्ट वर्ग था। विशिष्ट वर्ग। और दूसरा वर्ग मध्यम वर्गीय है ना। तीसरा जो वर्ग था वह निम्न वर्गीय। यह जो है ऊपरी हिस्से में रहता था। ऊपरी हिस्से में इसको थोड़ा सा ऐसे समझना, एक गोला हो गया ये, ठीक है। यहां तक जो रह रहे हैं ये नंबर 1 वाले लोग, और यहां से यहां तक जो एरिया हो गया नंबर 2 वाले लोग, और ये जो एरिया हो गया ये वाला, यहाँ पे तीसरे नंबर के लोग निम्न वर्गीय, ठीक है। अब ये जो हो गया ना, ये परकोटा हो गया। ये चारों परकोटा सटा हुआ, मतलब जो है इसका सटा हुआ था। एक वर्ग और था कुछ कुछ जगहों पे, जैसे श्रमिक वर्ग एवं शिल्पियों का, है ना, शिल्पियों का। ये परकोटे के ना बाहर रहते थे। परकोटे के बाहर रहते थे। एक चीज बड़ी मजेदार है, ये जो है ना, ये जो समाज का जो विभाजन है, इसका विभाजन सामाजिक अथवा धार्मिक नहीं था। तो था क्या? आर्थिक था। ठीक है। मतलब इस समय का जो समाज था ना, वह सामाजिक और धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं था, बल्कि यह आर्थिक आधार पर विभाजित था। जो सबसे अमीर वर्ग था वह यहाँ रहेगा, जो मध्यम वर्गीय था वो यहाँ रहेगा, यहाँ पे,
यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। और जो उच्च, ये जो निम्न वर्गीय है, वो जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी या सामान्य थी, वो यहाँ रहते थे। और जो श्रमिक और शिल्पी थे, ये भी इसी के साथ रहते थे। लेकिन कई एक जगहों पे ये लोग ना, ये परकोटे के बाहर, एक किले के बाहर इनका एक बस्ती हुआ करती थी, बस्ती हुआ करती थी, है ना, बस्ती। अब तो एक चीज हड़प्पा घाटी सभ्यता से स्पष्ट हो गया कि जो हड़प्पा घाट कालीन जो समाज था, वह धार्मिक और सामाजिक आधार पर विभाजित नहीं था, बल्कि यह आर्थिक आधार पर विभाजित था, है ना। अब जो है इसका, अब आगे एक चीज और हम लोग देखेंगे। इस समाज में ना एक रूपता नहीं थी, एक रूपता, एक रूपता नहीं थी। इसका एक चीज, एक समाज में एक रूपता नहीं होने का पीछे का कारण क्या था, मतलब क्या हुआ। समाज में एक रूपता नहीं थी, मैं कह रहा हूँ कि समाज में एक रूपता, एक रूपता नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हड़प्पा कालीन समय है, शासन काल है, इरा है, 600 वर्ष तक चलता है, 600 वर्ष तक। और सेम चीजें हर जगह पर नहीं थी, अलग अलग चीजें थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ शासक वर्ग या राजा या केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। यह बात सही नहीं है, यह बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मौर्य पीरियड के बाद, मौर्य पीरियड के पहले, मौर्य पीरियड के पहले, मौर्य काल के पहले ऐसा कोई काल नहीं था, ऐसा कोई शासन काल नहीं था जो इतने बड़े क्षेत्र में, आप देखिए ना इसका क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। कहाँ कहाँ मैंने बताया था कि आप देखें, यहाँ एक बार फिर से देखते, हम लोग देखेंगे मांडा, देखिए मांडा, सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और दायमाबाद महाराष्ट्र, इतनी जगह पे लगभग लगभग संपूर्ण भारत में है, फैला हुआ है ना। इतनी एरिया में फैला हुआ कोई साम्राज्य होगा, उसको केंद्रीकृत सत्ता नहीं होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। और मजेदार बात यह है कि बिना किसी शासक, हाँ यह अलग चीज यह है कि वैसी सत्ता नहीं थी जो युद्ध में जुटे रहे। उनका प्रमुख जो जो उच्च वर्ग था, उसका युद्धों में इंटरेस्ट नहीं था, युद्धों में उसका इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि व्यापार में था। वो लोग व्यापार के प्रति ज्यादा अनुकूलित थे। वो युद्ध से भाग रहे थे, और और व्यापार पे केंद्रित थे, व्यापार पर पूरा ध्यान था उनका। आप ये देखिए कि कितने, अभी व्यापार में जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि बहुत सारे देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि कुछ जगहों, जैसे कि कुछ कुछ एक उपकरण भी यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे, इसको भी रहने देते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन हटा देते हैं। बात में आ रही है ना। तो जो यह जो समाज है, बात भी करते रहते हैं, और हम जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वहां लिखते जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि अब इस तरह के समाज का जो स्ट्रक्चर है हम लोगों ने देखा। इसके बाद अब हम लोग जो एक कुछ प्रमुख चीजें हैं, जैसे हड़प्पा कालीन जो शिल्प है, इस शिल्पों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्या क्या इनका जो प्रमुख कार्य हुआ करता था, उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। अब आप ये देखें, आप लोग ये देखें कि
छेद करने वाले उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? छेद करने वाले उपकरण, छेद करने वाले उपकरण, कहाँ कहाँ से? चनहूदड़ों, लोथल एवं धौलावीरा। यहाँ ये 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे छेद करने वाले उपकरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चनहूदड़ो एक ऐसा स्थल है जो संपूर्ण पूरी तरह से, या यूं कहें कि 100% मन के एवं बाट बनाने में, मन के एवं बाट बनाने में जुटा हुआ था। मैं एक चीज और बता दूं कि मात्रात्मक रूप से सबसे ज्यादा कोई कंसंट्रेट किया हुआ था तो वह है मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक रूप से उद्योग पर अगर किसी का कंसंट्रेशन तेजी से बना हुआ था तो वो जो था मोहनजोदड़ो है। दो ऐसे नगर देखे गए हैं जो समुद्र तटीय थे और उनमें प्रमुख ऐसी चीजें प्रमुखता से जो है चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की हुई वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर एवं बालाकोट ये ऐसे 2 स्थल हैं जो समुद्र तट पर स्थित हैं। यहाँ पर छोटे छोटे औजार बनाए जा रहे हैं, है ना? जैसे कौन से? चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की हुई वस्तुओं का निर्माण होता था। हड़प्पाकालीन जो शिल्पी थे उन्होंने तांबा और टिन का मिश्रण कर कांसे का निर्माण किया। कांसा कैसे बनता है? ये क्वेश्चन सीधे पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। कांसा बराबर, तो आप लिखेंगे टिन और तांबा। तो अब सवाल ये उठता है कांसा शब्द, तो अच्छा एक मजेदार बात यह है ना कि कांसे की बहुत ज्यादा उपलब्धता नहीं देखी जा रही है। क्यों? तो इसके क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो इससे अंदाजा लगाते हैं इतिहासकार कि ये जो है ना, इसकी उपलब्धता मतलब टिन और तांबे का जो है ना उपलब्धता, यह बहुत आसानी से ये बहुत नहीं मिलते थे। जैसे टिन जो है ना, मकरान अफगानिस्तान में एक जगह है जहां से टिन का उत्पादन, या यूं कहें कि अफगानिस्तान से टिन का। और तांबा जो है ना, खेतड़ी कहाँ है भाई? राजस्थान में। खेतड़ी राजस्थान से तांबे का आयात किया जाता था। इस प्रकार इतनी उपलब्धता नहीं थी। कुछ अभी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे कि सोने का बहुत सारी ऐसी धातुएं थी जिनको जो है आमतौर पे। अच्छा एक चीज और है ना, ये शिल्पी प्रायः ना कुल्हाड़ी, आरी, छुरा एवं बर्छा बनाते थे। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का टुकड़ा, जबकि कई स्थानों से वस्तुओं पे कपड़े के छाप लिखे गए हैं। अच्छा एक चीज, अभी क्वेश्चन एक बन सकता है कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका उत्तर होगा कहाँ? मोहनजोदड़ो, है ना। बाकी और कई जगहों से
बाकी और कई जगहों से क्या हुआ, बाकी और कई जगहों से ना जो कपड़े के छाप देखे गए हैं, वस्तु जैसे ईंट है, ईंट पे उसके कपड़े के छाप देखे गए हैं, किंतु ये जो चीज है ना, कपड़े जो असली रूप में होती जो कपड़े प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। खेत में से अभी हम लोग देखेंगे तो जैसे सेलखड़ी से क्या क्या बनाए जाते थे। सेलखड़ी से कंगन, बटन, पात्र था। फेयंस, फेयंस क्या है? फेयंस एक प्रकार का शीशा है जो प्राकृतिक रूप से एवं कृत्रिम रूप से दोनों से बनाए जाते थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता में सोने के आभूषणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सोने के अवशेषों के अवशेष प्राप्त हुए, किंतु इसमें चांदी का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें इसमें जो सोना हुआ है ना, प्योर प्योर नहीं था, शुद्ध सोना नहीं प्राप्त होता था, इसमें अधिकांशतः चांदी का मिश्रण हुआ करता था। जबकि एवं चांदी के पात्र एवं बहुत सारे बर्तन बनाए जाते थे, है ना। अब हड़प्पा कालीन शिल्पी मृदभांड का उन्नत किस्म, मृदभांड मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन उन्नत किस्म के बनाते थे, और ये मृदभांड को चिकना एवं चमकीला बनाते थे। कुछ कुछ मृदभांडों पे चित्रकारी, मतलब लाल रंग की उसके चिकना करके उसे लाल रंग से चित्रकारी बनाते थे। और उन मृदभांडों पे किस किस तरह के चित्र बनाते थे, किस किस चीज का चित्र बनाते थे वो। मेट दो इसे, मिटा देते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वो जो है ना, मृदभांडों पर किस किस तरह के चित्र बनाते थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पर, मृदभांडों पर अंकित चित्र, अंकित चित्र। कौन? पहला पेड़ एवं वृक्षों के चित्र, दूसरा पशुओं के और पशुओं के ज्यामितीय चित्र, है ना, और ज्यामितीय चित्र और पौराणिक मतलब और कथाओं का चित्र बनाते थे। वृक्षों में, है ना, वृक्षों में जो है आप देखेंगे उर्वरा शक्ति वाला, जो हम लोग बोले थे कि मोहर में उर्वरा शक्ति मातृ देवी के पेट से निकलता हुआ वृक्ष का सीन, है ना, मोहर पे। पशुओं में देखेंगे कई तरह के पशु, जैसे एक श्रृंगी, है ना, भैंस, गैंडा और ज्यामिति। कथाओं में क्या है, इसमें स्त्री मूर्तियां, है ना, पशुपति पुरुष देवता आदि का चित्र बनाते थे लोग, ठीक है। अब आप ये देखें, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि चनहोदड़ो जो है ना, शिल्प उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था, लेकिन हमने कहा कि मात्रात्मक रूप से सर्वाधिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध था मोहनजोदड़ो, ठीक है। प्रमुख मनके निर्माण सामग्री, मतलब मनके का जो निर्माण होता था, किससे किससे बनता था? मन का मतलब सॉरी, मनके का निर्माण बेसिकली कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, शंख, फेयंस और मिट्टी इत्यादि से मनके बनाए जाते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने सामाजिक और राजनैतिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे व्यापारिक स्थिति, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। हड़प्पा कालीन
व्यापार एवं वाणिज्य, है ना। हड़प्पाकालीन व्यापार एवं वाणिज्य। हड़प्पाकालीन व्यापार एवं वाणिज्य। हड़प्पाकालीन व्यापार एवं वाणिज्य। हड़प्पन ट्रेड एंड कॉमर्स। हाँ, आप ये देखिए, हड़प्पाकालीन जो व्यापार था उसका प्रमुख केंद्र क्या है? कृषि, 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 कृषि। प्रारंभ में कृषि हड़प्पाकालीन लोगों के लिए जीवन यापन करने का प्रमुख साधन रहा होगा, किंतु इसके इसके मतलब कृषि के अत्यधिक उत्पादन से व्यापार प्रारंभ हुआ होगा। अब व्यापार जो है ना, यह प्रारंभ में आंतरिक रहा होगा, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शुरू शुरू में कोई व्यापार जब शुरू होता है तो उस अंचल विशेष में, उस क्षेत्र विशेष में ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे से चौथे शहर, उसके बाद देश, दूसरे देश, फिर कई सारे देश में, है ना। इस तरह से उसका विस्तार शुरू हो जाता है। अब व्यापार में हम लोग एक चीज और देखेंगे, ये उस टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि धातु के सिक्के नहीं होते थे। ये पॉइंट नोट करें आप। व्यापार, कृषि, फिर व्यापार, कृषि का जरूरत से ज्यादा उत्पादन, है ना, उससे व्यापार प्रारंभ हो गया। अब एक चीज पॉइंट में ये है कि धातुओं के सिक्के नहीं बनाए जाते थे। धातुओं के सिक्के, धातुओं के सिक्के नहीं बनाए जाते थे। धातुओं के सिक्के नहीं बनाए जाते थे, बल्कि सेलखड़ी, मिट्टी, सीसा इत्यादि, है ना, सिक्के बनाए ही नहीं जाते थे, या यूं कह लें, है ना, मोहरें बनाई जाती थी। और उस टाइम में व्यापार का जो है प्रमुख, तो ये सब जब नहीं बनाए जाते थे, धातुओं के सिक्के नहीं बनाए जाते थे, तो व्यापार कैसे होता था? व्यापार कैसे होता था? व्यापार विनिमय प्रणाली पे आधारित है। विनिमय प्रणाली हमने जैसे शुरुआत में ही चर्चा किया था। विनिमय प्रणाली क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। मेरे पास गेहूं है, आपके पास, मैं मतलब ए, आपके पास चावल है, आप मतलब बी। अब दोनों क्या करेंगे, ये इनसे गेहूं ले लेंगे और ये इनसे चावल ले लेंगे, तो चावल और गेहूं का क्या होगा, अदला बदली। इसी को बोलते हैं विनिमय प्रणाली, है ना। लेकिन यह विनिमय प्रणाली उस समय में तो कारगर थी, लेकिन समय के साथ इसमें समस्याएं होती रही होंगी, क्योंकि अब मान लो कि हमें हमें खाने हैं अंडे, अंडे, और ये हमको दे रहे हैं गेहूं, है ना, हमको दे रहे हैं गेहूं। तो हमारे सामने समस्या होगी। अब हमें या तो घूमते घूमते, मान लीजिए हम लोग मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर से करोल बाग निकल जाएं, करोल बाग जाएं अंडे के लिए, है ना। अब यहाँ हमें अंडा मिलेगा, तो अंडे के लिए हम करोल बाग जाएंगे मुखर्जी नगर से, तो समस्या हो रही है। लेकिन अगर पैसे से होता तो यहीं पे कुछ लोग होंगे अवेलेबल, जिन्हें हम पैसा देते और हमें अंडा देते। इस तरह की समस्याएं होती रही होंगी। खैर, तो विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हम लोग ये चीजें देखें, है ना। अभी हम लोग अध्ययन ये करेंगे, ये चीज देखेंगे कि सारी व्यापार प्रणाली विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। और एक चीज और, यहाँ पे नाव की खोज की गई। नाव जो है, नाव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नाव के साथ साथ बैलगाड़ियां एवं
इक्का, आधुनिक युग में जिसे इक्का बोलते हैं, उसका भी व्यापक प्रयोग शुरू हो गया था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, ठोस, यहाँ पे पहिए 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 वाली बैलगाड़ी, कौन सी वाली बैलगाड़ी? पहिए वाली, पहिए वाली बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कैसी थी? पहिए वाली बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, है ना। अच्छा, एक बात ये बताइए, पीसीएस में क्वेश्चन या आईएएस में क्वेश्चन पूछता है कि ये पहिया कैसी थी? आरेदार थी, आरेदार यानी मतलब कुछ इस तरह से, इस तरह वाली, है ना। सॉलिड थी ये पहिया, ये जो है ये ठोस तो थी, ये ठोस तो थी पर आरेदार नहीं थी, ये नहीं थी, आरेदार नहीं थी और ठोस थी ये। तो जो जो जिसमें प्रयोग होता था इस सिक्के में, उसकी जो पहिया थी ना, वह सॉलिड हुआ करती, ठोस हुआ करती थी, पर आरेदार नहीं हुआ करती थी। यानी कि हड़प्पाई लोग आरेदार पहिए से अपरिचित थे, है ना। और इस प्रकार इनका जो हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध था, बेसिकली 3 जगह से था इनका व्यापारिक संबंध। इनका व्यापारिक संबंध कहाँ कहाँ से था मेनली? वैसे तो बहुत सारी जगहों पर था। राजस्थान, राजस्थान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, है ना। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 3 जगह से इनका प्रमुख व्यापार चल रहा होता था। और आप लोग एक बात और ध्यान दें, इनके नगरों का व्यापार ना दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ चलता था। दजला फरात कहाँ है? मिस्र की सभ्यता, दजला फरात फरात जो है, तो इनका संबंध मिस्र, इनका व्यापारिक संबंध मिस्र के साथ भी था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरों में मेसोपोटामिया की खुदाई से संबंध, खुदाई मेसोपोटामिया से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे कुछ लाजम, लाजवर्द मणि का सुदूर व्यापार, सबसे ज्यादा लाजवर्द मणि का जो व्यापार होता था मिस्र से होता था। इस मणि के शासक वर्ग में ना इतना महत्व था कि संभवतः इस लाजवर्द मणि से जो जिनके पास जितना ज्यादा होता था, उसके उससे उसका उतना वर्चस्व स्थापित होता था, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है इतिहासकारों के द्वारा। 2350 ईस्वी के आसपास में मेसोपोटामियाई अभिलेखों में ना मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? मेलुहा। मेलुहा से भी हड़प्पाई संस्कृति का, हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध था। दिलमन फारस का प्राचीन नाम है। दिलमन, दिलमन फारस के खाड़ी में अवस्थित बहरीन का प्राचीन नाम है। बहरीन का जो है प्राचीन नाम क्या है? संभवतः दिलमन है। मेलुहा, ये दोनों मेसोपोटामियाई सभ्यता से संबंधित है। बड़े पैमाने पर कृषि के उत्पादन से उस समय संचार प्रणाली अत्यधिक विकसित और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कामयाब रही। ठीक है, कृषि उत्पादन था, बड़े पैमाने पर व्यापार बढ़ रहा था। अब हम लोग कुछ एक चीजों को देखेंगे, जैसे चकमक उद्योग। चकमक के फलक सिंध की रोहड़ी की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। कार्नेलियन मनके तथा गुजरात सिंध से सीसा, दक्षिण भारत से लाजवर्द मणिकाएं, कश्मीर। आप ये देखिए, कार्नेलियन जो है ना, कार्नेलियन जो मनके प्राप्त हैं गुजरात से प्राप्त होते थे, सिंध से सीसा, और दक्षिण भारत से सीसा, दक्षिण भारत से, तथा लाजवर्द मणियां कश्मीर से और अफगानिस्तान से। फिरोजा हरितास मध्य एशिया, ईरान से आता था, है ना। अच्छा, एक चीज और है कि कुछ एक जैसे 5-6 धातुएं आयातित की जाती थी उस टाइम हड़प्पा काल में। तांबा, बहुमूल्य पत्थर, लोहा एवं चांदी तथा सोना, ये सारी चीजें आयातित की जाती थी। तो आप ये देखें, टिन का आयात जो है,
टिन का आयात कहाँ से होता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, जो अभी भी कोलार वाला क्षेत्र है, वहां से। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात जो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान और बहरीन से किया जाता था, है ना। सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुगुई अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। अब कुछ चीजें ओमान, बहरीन एवं मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से होता था। कहाँ कहाँ से? एक बात ध्यान रखना है कि सामुद्रिक मार्ग से ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया। ओमान, बहरीन, बहरीन और मेसोपोटामिया, पोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध, समुद्र मार्ग, व्यापार जो है, व्यापार समुद्र से होता था। आप लोग ये देखें, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, रुपया का, मजेदार बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। भारत में जो रुपया प्रणाली है ना, वो हड़प्पा कालीन है। आना वगैरह सुने होंगे, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। ये जो 4 का क्रम है ना, ये हड़प्पा कालीन समय से प्रारंभ हुआ है ना। आप देखेंगे 1, 2, 4, 8 और 64 इस तरह से दुगने के क्रम में बढ़ता जाता था। उल्लेखनीय है कि 16 या उससे के गुड़जों की जो परंपरा है ना, 1950 ईस्वी तक चलती रही। और 16 आने का रुपए का लंबाई 37.6 सेंटीमीटर और 1 फुट 15.8 सेंटीमीटर से 53.6 के क्यूबिक आधारित था। आप ये देखें कि जो 4 आने का जो है ना, 4 आना, आप जानते हैं ना, आना आप ये छोड़ें। आप जो 16 आना बराबर वर्तमान में भी 16 आना बराबर 1 रुपया, ये जो है ये हड़प्पा कालीन मेजरमेंट, मापन पद्धति से संबंधित है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन जो भारत का रुपया प्रणाली है, हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, 1950 तक ये 4 आना, 8 आना, 16 आना चला था, है ना। इस प्रकार हम लोगों ने अभी भारत की हड़प्पा कालीन सामाजिक एवं राजनैतिक, और इसके साथ साथ आर्थिक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद हम लोग एक अगला क्लास जो होगा उसमें से हम लोग नगरीय सभ्यता के बारे में कुछ पढ़े थे। कुछ चीज़ें हम लोग छोड़ दिए थे उसमें से, जैसे इमारतों का निर्माण कैसे हो रहा था और ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रबंधन, जल निकासी, है ना, इसके बारे में हम लोग, क्योंकि सीधे सीधे मेंस में यह बात पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग एक क्लास लेने के इसके बाद एक और क्लास लेंगे। उसी क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें सम्मिलित करेंगे जो हमें लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसको लेकर, और किस तरह से सभ्यता का पतन होता है, इतिहासकारों का इसके बारे में क्या ख्याल है, और जो प्रमुख कुछ और फैक्ट छूटे हुए हैं उनको हम एक क्लास में लगभग 1 घंटे की क्लास करके उसी के साथ सारी की सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, है ना। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो में जो कुछ आपको सजेशन देने हो, जो सलाह देने हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
इससे हम थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। और वीडियो को जो है अच्छे से देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। गुड नाइट, धन्यवाद।